हेलो बच्चों, अपन चैप्टर नंबर 9 लेके आ चुके हैं। उसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है पशु प्रजनन। उस पशु प्रजनन की आज अपन चर्चा करेंगे। इसमें 3-4 विधियां हैं, उन विधियों की भी अपन चर्चा करेंगे कि किस तरह से पशु प्रजनन होता है। तो पशु प्रजनन का यही उद्देश्य है कि जो पशु है उनकी देखभाल करना और उनके मध्य जनन करवाना, यानी उनका प्रजनन करवाना और उनके द्वारा जो उत्पाद है उन उत्पादों की प्राप्ति करना। ठीक है, तो अब सबसे पहले पशु पालन में अपने को नस्ल की परिभाषा याद करनी है कि नस्ल क्या होती है। नस्ल का मतलब होता है पशुओं का वह समूह। कोई भी पशु है उस पशुओं का वह समूह, पशुओं का एक समूह होता है जिसके वंश की सभी जातियां, जैसे अपन लेते हैं कि पशुओं का एक वंश होता है। ठीक है, पशुओं का वंश है पशुओं का वह समूह जिसका वंश तथा उनके लक्षण, आकार की सारूपण, आकृति, सारूपण, रंग रूप आदि समान हो। क्या हो? जिसका वंश तथा लक्षण, आकृति, सारूपण, रंग रूप समान होता है वह नस्ल कहलाता है। समान होता है वह क्या कहलाता है? नस्ल कहलाता है। यह नस्ल शब्द को इन्होंने जाति से माना है कि जाति मतलब अपन कहते हैं नस्ल पशुओं का वह समूह जिसका वंश समान हो। पहली कंडीशन है जिसका वंश क्या हो? समान हो। दूसरा जिसका लक्षण है, आकार की है, आकृति है, रंग रूप है, बाह्य बनावट है, वो एक जैसी दिखती हैं। आपने दो गायें देखी, दो गायों को देखा, दोनों गायें हैं, इन गायों का वंश तो सेम होता है। वंश क्या है? मान लो सेम है, लेकिन साथ ही इनकी जो आकृति है, इनके जो दिखावट है यानी बनावट है, इनके जो लक्षण हैं वो एक जैसे प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब ये समान नस्ल है। क्या है? समान नस्ल है। ठीक है, अपन कहते हैं कि पशुओं का वह समूह जिसका वंश तथा इनकी लक्षण, आकृति, सारूपण, रंग रूप समान नहीं होते हैं उनको कहते हैं अलग नस्ल। क्या कहते हैं? अलग नस्ल। तो जिसका वंश अपन कह सकते हैं समान हो सकता है लेकिन उनकी आकृति, आकार और ये सब अलग अलग होते हैं तो उसको कहते हैं भिन्न नस्ल। क्या कहते हैं? नस्ल अलग अलग। तो नस्ल का यहाँ तात्पर्य जाति है। जाति मतलब जो आपस में जनन कर सकता है उसको क्या कहते हैं? एक ही जाति के जीव कहते हैं। तो यहाँ पे परिभाषा नस्ल की आपसे पूछी जा सकती है परीक्षा में। तो आपको सिंपल सा बताना है पशुओं का एक ऐसा समूह जिसका वंश समान हो तथा जिसका लक्षण, आकृति, सारूपण, रंग रूप, बनावट ये सब दिखाई देते वाले जो कैरेक्टर है वो समान दिखाई देते हैं, उसको कहते हैं नस्ल। और अगर मान लो वो क्या होते हैं कि उसका वंश समान हो या वंश भी अलग हो सकता है तथा उनके ये लक्षण भी भिन्न होते हैं तो उसको कहते हैं भिन्न भिन्न नस्ल है। क्या कहते हैं? या अपन कहते हैं आपस में संबंधित नस्ल नहीं होना। अपन इसमें एक टॉपिक है जनन की विधि है जिसका नाम होता है अंता प्रजनन। क्या है? अंता प्रजनन। अंता प्रजनन मतलब अपन कहते हैं कि समान नस्ल के जंतुओं के बीच में जो जनन होता है, समान नस्ल के जंतुओं के बीच में जो जनन होता है उसको कहते हैं, समान नस्ल के पशुओं के मध्य प्रजनन को, पशुओं के मध्य प्रजनन को क्या कहते हैं? अपन कहते हैं अंता प्रजनन। यानी समान नस्ल के पशु हैं उनके मध्य प्रजनन होता है उसको क्या कहते हैं? अंता प्रजनन के नाम से जानते हैं। अब जो अंता प्रजनन है उस अंता प्रजनन में क्या करते हैं? अपन दो नस्ल के पशु लेते हैं, एक नस्ल नंबर फर्स्ट और एक नस्ल वही है उसका पशु नंबर 2। ठीक है, इसको नर ले लेते हैं, इसको मादा ले लेते हैं। नस्ल समान है लेकिन एक को नर मान लेते हैं, एक को मादा। ये नर है, इस नर की विशेषता है, इसको अपन सांड कहते हैं। सामान्य भाषा में गाय की बात करते हैं। सांड है, उस सांड के अंदर सबसे पहले तो वो सांड होता है बलशाली। बलशाली यानी उसमें बलशाली गुण होना चाहिए, यानी वो मजबूत से मजबूत काम कर सके। सांड होता है वो खेत में काम करता है, बैल बनता है, तो बलशाली होना चाहिए। दूसरा उसमें पशु प्रजनन की क्षमता होनी चाहिए, यानी वो अपने समान संतति उत्पन्न कर सके ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो अपन ऐसा सांड लेते हैं जो बलशाली हो, जिसमें पशु प्रजनन की
तीसरा वो क्या हो, उसकी दिखावट यानी उसका जो रंग रूप है वो अति सुंदर होनी चाहिए। ये 3 चीजें अपन इस नर की चुनते हैं। फिर अपन मादा के अंदर अपने एक ही चीज चाहिए कि उसमें उत्पादन अधिक हो। उसमें क्या हो, उत्पादन अधिक हो। उत्पादन अधिक होगा यानी उसमें दूध अधिक मात्रा में देने की क्षमता हो, साथ ही दूध गुणवत्तापूर्ण हो। दूध कैसा हो, गुणवत्तापूर्ण हो। ऐसे पशुओं का अपन क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, दो एक ही नस्ल के पशु ले लेते हैं। जैसे अपन ने एक मान लो पशु लिया है, उस पशु को अपन ने कहा है सांड। उस सांड की विशेषता उसमें देखी है कि उसका सांड का शरीर भरा हुआ है, यानी उसमें मांस प्रचुर मात्रा में है। फिर अपन ने देखा कि बलशाली है, उसमें पशु प्रजनन की अपार क्षमता है, उसमें दिखावट भी अच्छी है। उत्पादन मादा को अपन चयन करते हैं तो उसका उत्पादन अधिक होता है, दूध ज्यादा दे। इसके अलावा उसमें दूध गुणवत्तापूर्ण हो, दूध पतला नहीं हो, ज्यादा हो। तो ये सब अपन क्या करते हैं, चयन करते हैं। फिर इसके बाद इन दोनों पशुओं के मध्य नर और मादा पशु है, इनके बीच कराते हैं समागम। ठीक है, इनके बीच समागम होता है। मादा होती है वो बच्चे पैदा करती हैं। इन बच्चों की विशेषता होती है कि इसमें दूध अधिक दिया जाता है इनके द्वारा। अब आप कहोगे सर सांड हो गया, तो कोई बात नहीं, अपने मैं गाय की बात कर रहा हूँ। ये दूध अधिक देंगे, साथ ही ये बलशाली होंगे। कैसे होंगे, जो गाय होगी वो भी बलशाली होगी, साथ ही उसमें क्या होगा, शरीर भरा पूरा होगा, तो उसमें प्रजनन की अपार क्षमता होगी। तो एक तरह से अपन इस तरह के बच्चे बना लेते हैं। तो अपना टारगेट पूरा हो गया। अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट था कि पशुओं की नस्ल को सुधारना। अपना टारगेट था पशुओं की नस्ल को सुधारना। अपन ने क्या किया, अंतः प्रजनन अपनाया। नॉर्मल सी बात है कि आपकी गाय खुली है, इस गाय के ऊपर क्या होता है, एक आवारा सांड आके कूद जाता है। गली में घूमते हैं आवारा सांड। इस सांड के अंदर कोई गुण नहीं थे। आपने कहा अरे ये गाय है, ये बच्चा देगी, इस बच्चे में अच्छे लक्षण नहीं होंगे। आप कहोगे अरे ये सांड ने गड़बड़ कर दी। क्या कर दी, सांड ने गड़बड़ कर दी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी गाय ज्यादा दूध देती है और आपको अच्छा बछड़ा चाहिए तो आप डॉक्टर को बोल दो। डॉक्टर क्या करेगा, अच्छे सांड के शुक्राणु लेके आएगा और आपकी गाय में डाल देगा। तो इस तरह से अंतः प्रजनन हो जाएगा और आपको अच्छी नस्ल प्राप्त हो जाएगी। आपको कैसी नस्ल प्राप्त हो जाएगी, अच्छी नस्ल प्राप्त हो जाएगी। तो क्या होता है कि आपने नर और मादा है, इनका समागम कराया, अच्छे गुणों वाले नर और मादा का, एक ही नस्ल के जो जंतु थे उनका समागम कराया और बच्चे बनाए। ये बच्चे बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाले थे। आपने कहा मैंने अंतः प्रजनन करवा दिया। ठीक है, अब ये जो अपन कहते हैं मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने एक यूज किया था समयुग्मता। समयुग्मता का मतलब होता है, अब इन्होंने क्या करना है, ये जो बच्चे बने हैं इन बच्चों को आपको क्या करना है, 5-6 पीढ़ियों तक स्वजनन कराना है। 5-6 पीढ़ियों तक स्वजनन का मतलब क्या होता है, ये जो अच्छे बच्चे बने हैं इनका आपस में समागम कराना है और समागम करा के आप पीढ़ी प्राप्त कर लो नेक्स्ट, फिर आप नेक्स्ट पीढ़ी प्राप्त कर लो, फिर नेक्स्ट पीढ़ी प्राप्त कर लो। इसमें उत्पादन अधिक होगा, इन पीढ़ियों में उत्पादन अधिक होगा। इनमें कोई जीन हानिकारक है तो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा, कोई हानिकारक जीन है तो वो अपने आप को अभिव्यक्त नहीं करेगा। 5-6 पीढ़ियों तक आप क्या करोगे, ये जनन कराओगे तो आपको समयुग्मता मिल जाएगी। समयुग्मता का मतलब यह है कि आपको ऐसे जंतु मिल जाएंगे जिसके अंदर अच्छे गुण होंगे, जिसके अंदर जीन होंगे, वो अब अप्रभावी जीन अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से ये होता है। लेकिन इसकी एक हानि है बच्चों, इससे क्या होता है कि एक तरह से जीन अवसादन हो जाता है। इससे क्या होता है, जीन अवसादन हो जाता है। यानी अपन कहते हैं कि अगर निकट संबंधी रिश्तेदारों के बीच में, जैसे अपने को नाम नहीं लेना चाहिए, निकट संबंधी रिश्तेदारों के बीच में अगर शादी होगी तो बच्चे क्या होंगे, बच्चे भिन्न प्रकार के नहीं होंगे, वो मामा मामी जैसे, नाना नानी जैसे ही हो जाएंगे। यानी उनकी विशेषता क्या होगी कि जीन अवसादन का मतलब ये होगा कि उसमें जो जीन है वो धीरे धीरे क्या होते हैं, नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। अंतः प्रजनन से जीन अवसादन होता है। उपयोगी जो जीन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं और वो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं इसको। एक तरह से डिप्रेशन चला गया, यानी कि आपने अंतः प्रजनन ज्यादा किया तो उपयोगी जो जीन है
वो अपन कहते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो एक परिभाषा आती है अंतः प्रजनन अवसादन क्या है। तो आप नाम से ही बताओगे कि बार बार अगर मान लो एक ही जंतु के बीच में समागम कराया जाएगा तो उसमें जो उपयोगी जीन है उन जीनों की धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो नए जीन उसमें समावेश नहीं होंगे, और नए जीन समावेश नहीं होंगे तो वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाएगा, तो उसमें नए जीन का समावेश नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अंतः प्रजनन अवसादन हो जाता है, तो बाहर से जीन भी आने चाहिए। एक जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको अब बताता हूं कि एक भाई, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहना पड़ेगा थोड़ा, भाई और बहन के बीच में विवाह होगा तो नेचुरल सी बात है बच्चे ऐसे होंगे जो क्या होंगे, नए नहीं होंगे, यानी उनमें लक्षण ऐसे आएंगे भाई बहन जैसे। तो इसलिए निकट संबंधी रिश्तेदारों के बीच में शादी इसलिए नहीं कराई जाती है कि उनके अंदर अंतः प्रजनन अवसादन हो जाता है। बाहर से जो अच्छे लक्षण आने चाहिए वो लक्षण आ नहीं पाते हैं, तो एक जो लड़का होता है उसकी शादी ऐसी जगह कराई जाती है, ऐसी लड़की से कराई जाती है जिनका उनसे निकट रिश्ता नहीं होता है। ठीक है, इस निकट रिश्ता नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चा अपने, इस लड़की और इस लड़के की शादी होगी तो बच्चा ना तो माता से मिलेगा ना पिता से, दोनों के आधे आधे लक्षण आएंगे। इस भाई और बहन में क्या है, जीन समान है, क्या है, जीन समान है, तो बच्चे में भी जीन वैसे के वैसे आएंगे। इसमें लड़के में और इस लड़की में जीन अलग है तो इस बच्चे में थोड़े लक्षण क्या होंगे, भिन्न होंगे। तो ये अंतः प्रजनन अवसादन का मतलब यही है कि आपको ये बताना है कि भाई क्या होता है, पशुओं में भी आप निकट संबंधी पशुओं के बीच में जनन करवाते हो तो धीरे धीरे जो उनके जीन होते हैं वो जीन क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनको उपयोगी जीनों की आवश्यकता होती है, वो मिल नहीं पाते हैं, तो उपयोगी जीन उसमें डालने जरूरी होते हैं। ठीक है, ये है कि ये समयुग्मता अवस्था उत्पन्न करते हैं, ये अपने ध्यान रखना है। अब बाह्य प्रजनन थोड़ी सी अंतः प्रजनन से भिन्न परिभाषा है। अंतः प्रजनन में एक ही नस्ल थी, इसमें क्या होता है, दो भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य, दो भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य जो जनन होता है उस जनन को अपन क्या कहते हैं, बाह्य प्रजनन कहते हैं। अगर आप नस्ल एक ही ले लो लेकिन उनके क्या होते हैं, पूर्वज समान नहीं होने चाहिए, उनके पूर्वज क्या होने चाहिए, भिन्न होने चाहिए। ठीक है, 5-6 पीढ़ी तक उनके पूर्वज समान नहीं होने चाहिए। जैसे आपने एक नस्ल ले ली और उसके मध्य आपने जनन करवाया, लेकिन इन नस्लों के जो पूर्वज है वो 5-6 पीढ़ियों तक समान नहीं होने चाहिए, तो फिर इन नस्लों के मध्य आप जनन कराते हो चाहे एक ही नस्ल के होंगे तो क्या होगा, ये बाह्य प्रजनन कहलाएगा। पहली कंडीशन है दो भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य आप प्रजनन करवा दो, या पर ऐसे नस्ल का उपयोग करो जिनके पूर्वज भिन्न हो या भिन्न भिन्न जाति हैं उनके मध्य प्रजनन कराया जाता है। जब पशुओं की भिन्न भिन्न जातियों के मध्य, जातियां भिन्न भिन्न मतलब नस्ल भिन्न हो गई, भिन्न भिन्न जातियों के पशुओं के मध्य जो प्रजनन कराया जाता है, भिन्न भिन्न जातियों के पशुओं के मध्य जो प्रजनन कराया जाता है उसको अपन कहते हैं बाह्य प्रजनन। ठीक है, बाह्य प्रजनन से क्या होता है, ये जो अंतः प्रजनन से अवसादन हो रहा था वो अवसादन रुक जाता है और उसमें उपयोगी गुण आ जाते हैं, उसमें क्या आ जाते हैं, उपयोगी गुण है उनका समावेश हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना बाह्य प्रजनन में। अब अपन ये पशु प्रजनन में तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, बाह्य संकरण। बाह्य संकरण का उपयोग कब किया जाता है, जब आपको दुग्ध उत्पादन बढ़ाना होता है, जब पशुओं के दुग्ध उत्पादन बढ़ाना होता है उस कंडीशन में आप क्या करते हो, ये बाह्य संकरण करवाते हो। दूसरा, आपको मांस उत्पादन बढ़ाना होता है तब आप क्या करते हो, बाह्य संकरण करवाते हो। तीसरा, आपको जब अंतः प्रजनन अवसादन रोकना होता है, अंतः प्रजनन अवसादन रोकना होता है तब आप क्या करते हो, बाह्य संकरण करते हो। ठीक है, 3 कंडीशन होती है उनके अंदर बाह्य संकरण किया जाता है। पहला है जब आपको दूध उत्पादन बढ़ाना होता है, दूध गाय कम दे रही है उस कंडीशन में आप क्या करते हो, बाह्य संकरण करवाते हो। मांस कम उत्पादन हो रहा है, आप बाह्य संकरण कराते हो। अंतः प्रजनन अवसादन रोकना होता है उस कंडीशन में आप बाह्य संकरण कराते हो। बाह्य संकरण की एक छोटी सी परिभाषा है कि अपन इसमें भिन्न भिन्न नस्ल हैं, उन भिन्न भिन्न नस्लों के बीच में क्या कराएंगे, समागम कराएंगे। एक नस्ल है, दूसरी नस्ल है, दो नस्लों के मध्य आपस में जनन करवाएंगे, उसको बाह्य संकरण कहेंगे। लेकिन एक पॉइंट इसने कह दिया है कि जिनके जनक होते हैं वो उभय पूर्वज नहीं होते हैं,
यानी जिनके जनकों के पूर्वज समान नहीं होने चाहिए। एक आप नस्ल ले ली, दूसरी नस्ल ले ली, इसका जो जनक है, जैसे इसके जो पिता है और इसकी माता है, ये आपस में उभय पूर्वज नहीं होने चाहिए, यानी एक नहीं होने चाहिए। तो ये 5-6 पीढ़ियों तक क्या होने चाहिए, उभय पूर्वज नहीं होने चाहिए। 5 से 6 पीढ़ियों तक ये क्या होते हैं, उभय पूर्वज नहीं होने चाहिए। 5 से 6 पीढ़ियों तक उभय पूर्वज नहीं होंगे तो अपन इसको क्या कहेंगे, बाई संकरण के नाम से जानते हैं। अब अपन पशु प्रजनन की अगली विधि पढ़ेंगे, संकरण। संकरण आप लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हो। संकरण का मतलब होता है दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य जो क्रॉस करवाया जाता है। संकरण की परिभाषा है दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य जो संकरण करवाया जाता है या जो जनन करवाया जाता है, दो अनुवांशिक रूप से भिन्न जनकों के मध्य जनन को संकरण कहते हैं। ठीक है, अपन कहते हैं अनुवांशिक रूप से भिन्न जनक है, उनके बीच में जो संकरण कराया जाता है उसको जनन करवाया जाता है, उसको संकरण कहते हैं। एक्चुअल में संकरण है, इसमें क्या किया जाता है कि दो अलग अलग नस्ल ली जाती हैं। एक नस्ल ले ली, दूसरी नस्ल ले ली, ये नस्ल भी श्रेष्ठ है और ये नस्ल भी श्रेष्ठ है। दो अलग अलग श्रेष्ठ नस्लें ले ली और उनके अंदर क्या करवाया, जनन करवाया और एक नस्ल बनाई। वो नस्ल क्या होगी, इन दोनों गुणों से युक्त होगी, तब उसका नाम होगा संकरण, यानी हाइब्रिड, संकर। संकर बनाने की क्रिया को अपन क्या कहेंगे, संकरण कहेंगे। एक ए नस्ल है, दूसरी बी नस्ल है, दोनों को आपस में समागम कराया और एक बनाया संकर। इसमें इस जनक के भी गुण आएंगे, इस जनक के भी गुण आएंगे और इस तरह से ये नस्ल बनाई जाएगी। तो संकरण क्रिया का मुख्य उपयोग होता है पशु प्रजनन करना और उन्नत किस्म की नस्लों का निर्माण करना। अब अपन कहते हैं कि इसमें क्या होता है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक हीसर डेल भेड़ है। ये जो हीसर डेल भेड़ है, इसका निर्माण क्या है, दो भेड़ों से किया गया था। एक अपने को बताना है, एक भेड़ दो भेड़ों से किया गया है। एक का नाम है बीकानेरी एवीज और दूसरी है मेरिनो रैम्स। ये नाम आपको बच्चों याद रखने, ये परीक्षा में सवाल आता है। मेरिनो रैम्स और बीकानेरी एवीज। बीकानेरी एवीज नाम बीकानेर की नहीं होगी, ये पंजाब की होगी, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये पंजाब की नस्ल है, ये भेड़ है और ये भी भेड़ है। दो भेड़ें आपस में समागम कराई गई तो एक बनी हीसर डेल भेड़। ये सवाल परीक्षा में आता है, हीसर डेल भेड़ है वो किन दो भेड़ों के संकरण से बनी है। तो एक तो नाम याद रखना है मेरिनो रैम्स और दूसरा बीकानेरी एवीज। इन दोनों के संकरण के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ था। अंतःविशिष्ट संकरण है, इसमें क्या किया जाता है, दो भिन्न जातियों के मध्य समागम किया जाता है, वही है पॉइंट। लेकिन इसको अपन क्या करते हैं कि पर्याप्त एक उद्देश्य होता है अपने पास, दो भिन्न जातियों के मध्य समागम किया जाता है, लेकिन अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है। अब यहाँ पर अपन खच्चर बनाने की बात कर रहे हैं। ये खच्चर बनाया गया है, इसमें क्या किया गया, दो भिन्न जनकों भी भिन्न जातियां हैं, उन जातियों के मध्य समागम कराया गया है। अब अपन इसमें क्या करते हैं कि एक लेते हैं गधा और दूसरी लेते हैं घोड़ी और ये गधा है, इनके समागम कराया गया। ये जो गधा है उसके शुक्राणु है, इसको घोड़ी के अंदर डाले गए और फिर उसके बाद क्या है, घोड़ी ने एक बच्चा जन्म दिया है, उसका नाम होता है खच्चर। ये जो खच्चर है, इस खच्चर की विशेषता होती है, ये गधे की तरह क्या होता है, मजबूत होता है। ये और गधे की तरह थोड़ा आकार में छोटा ही होता है, लेकिन गधे से थोड़ा आकार में ये बड़ा होता है। तो ये खच्चर बनाया गया है। इस खच्चर की विशेषता ये है कि ये घोड़े की तरह थोड़ा फास्ट भाग सकता है, यानी घोड़े की तरह थोड़ा फास्ट चल सकता है। दूसरा, ये गधे की तरह मजबूत होता, तो आप कोई भी सामान रखो ये आराम से उसको ले जाएगा। तो इस तरह से ये अंतःविशिष्ट संकरण किया जाता है, जिसके द्वारा पशुओं की नस्ल में सुधार किया जाता है। अब पशु प्रजनन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है। पशु प्रजनन के लिए अपन 3 तकनीक अपनाते हैं। एक तो अपन अपनाते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन, एक होता है कृत्रिम वीर्य सेचन, दूसरा होता है उच्च अंडों
उत्सर्ग, उच्च अंडो उत्सर्ग। तीसरा होता है भ्रूण ट्रांसफर। क्या होता है? भ्रूण ट्रांसफर। ये 3 विधियां होती है एम्ब्रियो ट्रांसफर यानी कि भ्रूण स्थानांतरण। इन 3 विधियों द्वारा पशु प्रजनन किया जाता है। सबसे पहला है कृत्रिम वीर्य सेचन, दूसरा है अधिक मात्रा में अंडो उत्सर्ग और तीसरा भ्रूण स्थानांतरण। इन तीनों में से सवाल आने की संभावना बनती है। अब कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या होता है, आपको जो अच्छी किस्म का सांड है या अच्छी किस्म का जो नर है, अच्छी किस्म का जो नर होता है या अच्छी नस्ल का जो नर होता है, उस नर के वीर्य को एकत्रित किया जाता है। इस वीर्य को एकत्रित करने के पश्चात 2 तरीके हैं। एक तो उसको हाथों हाथ ही किसी मादा के शरीर में डाल दिया जाता है। प्राकृतिक तरीके होते हैं, उन प्राकृतिक कृत्रिम तरीके होते हैं, उनसे मादा के शरीर में प्रवेश करवा दिया जाता है। अब आजकल ऐसे ऐसे मशीनें आ गई, उन मशीनों से नर से वीर्य निकाला और मादा के शरीर में तुरंत डाल दिया। दूसरा तरीका होता है, इस वीर्य को एकत्रित करने के बाद इसको हिमीकृत किया जाता है। हिमीकृत का मतलब इसको -196 डिग्री सेंटीग्रेड और तरल नाइट्रोजन में रखा जाता है, जिससे ये काफी समय तक ये क्या होता है, सुरक्षित रहता है और जहां पे भी आवश्यकता होती है वहां उसको पहुंचा दिया जाता है और उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब जैसे मान लो मेरे घर में गाय है और मुझे क्या है कि वीर्य की आवश्यकता है, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ, डॉक्टर साहब गाय बोल रही है उसको सुई लगानी है, डॉक्टर साहब गाय बोल रही है उसको सुई लगानी है। डॉक्टर साहब तुरंत क्या करते हैं, वीर्य लेके आते हैं। वीर्य उन्होंने कहाँ संरक्षित कर लिया है, वीर्य उन्होंने हिमीकृत सुरक्षित कर लिया है, यानी वीर्य उसका क्रायोप्रिजर्वेशन कर दिया, उसको निम्न ताप पर सुरक्षित कर लिया है, उसको सुई में भरते हैं और लाके मेरी गाय को लगा देते हैं। गाय को अच्छी नस्ल का ये सांड है, उसके वीर्य मिल चुके हैं। गाय एक बच्चा देती है, वो बच्चा बहुत ही क्या होता है, हष्ट-पुष्ट होता है और उच्च उत्पादन वाला होता है। तो पहला सबसे पहले पशु प्रजनन में अच्छी नस्ल के बनाने हैं तो कृत्रिम वीर्य सेचन का सहारा लो। जो हमारा सांड जो गली में घूमते हैं उन सांडों से गाय को बचाओ और गाय को सुई लगाओ। दूसरा तरीका होता है उच्च अंडो उत्सर्ग। अब क्या होता है कि नॉर्मली पशु प्रजनन के समय 2 से 3 अंडे देती है। मान लो अगर कोई गाय या भैंस या बकरी है या कोई कुत्ता है, वो 2 से 3 अंडे देता है। लेकिन अगर उसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो पुट्टिका प्रेरक हार्मोन है, उसके इंजेक्शन दिए जाए, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन है उसको दिया जाए, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, जो अंडोत्सर्ग क्रिया करेगी और उसके गर्भ धारण की क्षमता बढ़ेगी। यानी वो ज्यादा से ज्यादा उसके ओव्यूलेशन होगा तो उसमें बच्चे बनने की संभावना होगी। अब क्या होता है, आप उसको जैसे आपने ये अंडाणु ले लिए, ये शुक्राणु ले लिए, इस अंडोत्सर्ग के बाद इस अंडाणुओं को आपने एकत्रित कर लिया, फिर इस शुक्राणु के साथ आप इस परक नली के अंदर इनको निषेचित करते हो और ये परक नली के अंदर क्या होता है, ये 32 कोशी की अवस्था एक संरचना बनती है। इस 32 कोशी की अवस्था संरचना को कहते हैं ब्लास्टुला या इसको कहते हैं एम्ब्रियो। इस 32 कोशी की संरचना को कहते हैं ब्लास्टुला या एम्ब्रियो। इस ब्लास्टुला या एम्ब्रियो को क्या करते हैं, कोरक है, इसको यहां से उठाते हैं और गाय है या जो अपन कहते हैं कोई भैंस है या जो बकरी है, उसके गर्भाशय में इसको स्थानांतरित कर देते हैं। ये गाय कुछ समय बाद, भैंस कुछ समय बाद या बकरी कुछ समय बाद क्या करती हैं, बच्चे पैदा करती हैं। तो 3 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है कृत्रिम वीर्य सेचन। दूसरा तरीका है अंडो उत्सर्ग बढ़ा दो। अंडो उत्सर्ग बढ़ाओगे तो क्या होगा, पशु प्रजनन है उसमें संभावना अधिक होगी। तीसरा है भ्रूण स्थानांतरण। भ्रूण स्थानांतरण अंडो उत्सर्ग में एक सवाल आता है, अंडो उत्सर्ग बढ़ाने के लिए कौन से हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन आपको याद रखना, परीक्षा में सवाल आ सकता है। फिर भ्रूण स्थानांतरण क्रिया क्या है, ये सवाल आ सकता है। तो आपको बताना है जो अच्छी नस्ल की किस्म का जो शुक्राणु है और अच्छी नस्ल की जो अंडाणु है, ये जैसे आपको लगता है कि ये क्या है, ये अच्छी नस्ल का शुक्राणु है, अच्छे सांड है या अच्छा भैंसा है या अच्छा बकरा है या अच्छे भेड़ है, उसके शुक्राणु है और ये अच्छी नस्ल के अंडाणु है। इन दोनों का क्या होता है, परक नली के अंदर संवर्धन माध्यम में आपस में निषेचन कराया जाता है और फिर उसके बाद 32 कोशी की अवस्था बनती है, उसको कहते हैं ब्लास्टुला या भ्रूण। उसको क्या बनते ही तुरंत आपको क्या करना है, इनके गर्भाशय में स्थानांतरित कर देना है। ये एक बच्चा पैदा करेंगे, ये बच्चा होगा वो एक तरह से बहुत ही उत्तम जंतु होगा।
ये अपने को ध्यान रखना बच्चों। तो ये पशु प्रजनन चैप्टर है, इसके मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू बच्चों।